हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके डिफरेंट टॉपिक दिए गए हैं उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के शिक्षण अभिरुचि वाले पोर्शन में, जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो गया, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, कक्षा अनुशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण, शिक्षण व्यवसाय, ठीक है, ऐसे अन्य जो भी आपके टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। और साथ में इनको आपने मतलब समझना है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या दी गई है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, मानवीय व्यवहार की जो मानव का व्यवहार है उसमें व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक जो व्याख्या है वो किस टॉपिक पर की है। तो ऑप्शन है मूर्त संप्रत्ययों से, सामान्य विचारों से, या संप्रत्ययों से, या रचनाओं से। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, संप्रत्ययों से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जब बच्चे का विकास होता है तो उसके विकास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहता है, ठीक है। ऑप्शन है बालक की भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, या माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। तो वैसे तो देखा जाए कई हद तक जो बालक का विकास है इन सब चीज़ों का उसमें सहयोग देखने को मिलता है। ये कारक जो हैं, ये फैक्ट जो हैं, ये फैक्टर जो हैं क्या होते हैं, बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। तो इस बेस पे जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर। उसके आधार पर जो होता है एक बच्चे का विकास संभव होता है कि वो किस तरह के माता पिताओं के द्वारा पला बड़ा है, किस समाज में रहकर पला बड़ा है, ठीक है। तो उसका विकास में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है। अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देखेंगे, वर्णात्मक, अनुदेशी, आदेशात्मक, या मूल्यांकन। तो अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य आदेशात्मक है, ठीक है। इसमें सी वाला जो राइट आंसर रहने वाला है। फिर है प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास, या आंसर कई को पता भी है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है बेने एवं साइमन ने, स्पीयर मैन ने, या गिलफोर्ड ने, या गाइनी ने, ठीक है। ऑप्शन इसमें राइट कौन सा रहने वाला है, बुद्धि परीक्षण का सबसे प्रथम जो परीक्षण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, बेने एवं साइमन के द्वारा दिया गया है। अगला है क्वेश्चन, जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, फिर से समझते हैं कि जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है, इसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो नैतिक शिक्षा है वो विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसकी उसमें ये इंक्लूड होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए नैतिक शिक्षा के बारे में। तो वह विद्यालय निरर्थक है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन रहने वाला है जेंटाइल, डॉक्टर वॉरेन, महात्मा गांधी, या हुमायूं कबीर। तो ये जो ऑप्शन इसमें राइट रहता है वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। फिर है विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या बेसिक शिक्षा आयोग। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन, ठीक है। फिर है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, ठीक है। अभी जस्ट बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात की गई थी, अभी ये दो कारक सिद्धांत है। तो ये किसके द्वारा है, प्रथम जो सिद्धांत है प्रथम बुद्धि परीक्षण का पूछा गया था, सॉरी। तो इसमें अभी बुद्धि का दो कारक सिद्धांत पूछा ये है, ठीक है। ऑप्शन है स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, पियाजे, या ऑलपोर्ट।
तो आपको पता ही होगा कि बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय मापों में कौन सा माप सबसे अधिक स्थायी माना जाता है? ऑप्शन है बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान या उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय वर्ती जो माप होते हैं इनमें मध्यमान का जो माप होता है वो सबसे अधिक स्थायी माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? साथी समूह, कक्षा समूह, पारिवारिक समूह या खेल समूह। यानी कि एक बच्चे के विकास के दौरान जो सबसे पहले वो ग्रुप मेंटेन करता है तो वो किसके अंदर करेगा? ये पारिवारिक समूह के अंदर, मतलब परिवार के अंदर समूह बनेगा, माता पिता भाई बहन, इस तरीके से उसका एक समूह वहाँ पे बिल्ड होता है। ठीक है। अगला है, विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि यह समाज के कल्याण से संबंधित है, यह विद्यालय के कल्याण से संबंधित है, यह विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है, या यह भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें है और इसमें राइट आंसर रहने वाला है विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि यह विद्यालय और समाज दोनों के लिए एक कल्याण से संबंधित है। यानी कि विद्यालय और समाज दोनों का क्या करता है? कल्याण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। कौन अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, ठीक है, अनुसंधान समस्या उन्मुख है, अनुसंधान प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? अनुसंधान समस्या उन्मुख है। ठीक है। किसी प्रश्नावली की विश्वसनीय निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है। किसी प्रश्नावली की विश्वसनीय को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है समांतर प्रारूप विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, तार्किक समरूपता विधि या अर्धविच्छेदन विधि। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, तार्किक समरूपता विधि, सी वाला इसमें राइट ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है, तो 1986 के अंतर्गत शिक्षा को क्या कहा गया है? प्रत्यागमन, निवेश, आय या व्यय। तो इसे निवेश कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। ठीक है। अगला है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ठीक है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन पियाजी, बीने, थॉर्नडाइक या पेस्टोलॉजी। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहता है वो है ऑप्शन डी, पेस्टोलॉजी। फिर दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है, तो इसमें राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। विस्थापन, प्रक्षेपण, पहचान या अंतःक्षेपण। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति को अंतःक्षेपण कहा जाता है। अगला है, मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया किसके द्वारा? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो अकबर ने इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जो सी वाला है, वो ये बिल्कुल सही है, अकबर के द्वारा। ठीक है। फिर है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जब वैदिक कालीन में शिक्षा जो प्रारंभ की गई तो उसमें प्रमुख केंद्र, ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन है बल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला या नदिया। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, तक्षशिला। फिर उपसंपदा संस्कार संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, वैदिक शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से या ब्रिटिश शिक्षा से। तो उपसंपदा संस्कार जो संबंधित है वो है ऑप्शन सी, बौद्ध शिक्षा से। अगला है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो कैसी होती थी? व्यावसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक या धार्मिक। तो उस समय जो शिक्षा होती थी वो आध्यात्मिक रूप की होती थी। अगला है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग थे। तो वैदिक शिक्षा में क्या क्या इंक्लूड था? जो कैरिकुलम था, पाठ्यक्रम था, उसमें क्या क्या इंक्लूड था? तो वेद, उपनिषद, पुराण या स्मृतियाँ। तो इसमें वेद जो है वो मुख्य रूप से क्या थे? प्रमुख अंग थे वैदिक शिक्षा के। ठीक है। अगला है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया था? ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या 2010। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है 2009। ठीक है। अगला है, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो बौद्ध कालीन में प्राथमिक शिक्षा कैसे स्थानों पर दिया जाता था? उस टाइम पे स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन मठ और मंदिरों में क्या होते थे, स्कूल का कार्यक्रम यानी कि शिक्षा बच्चों को दी जाती थी उस समय के अंतर्गत। ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें देव मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध संग्राम। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर रहता है बौद्ध मठ। ठीक है, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में। इनमें से कौन विचलनशील का मापक नहीं है? ऑप्शन है प्रसार क्षेत्र, मध्यमान विचलन, मानक विचलन या मध्यमान। तो राइट आंसर रहने वाला है मध्यमान। फिर है, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन देखेंगे 1901, 1902, 1903 या 1904। तो विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो 1904 में पारित किया गया। फिर है, गोखले विधेयक किससे संबंधित था? तो गोखले विधेयक के बारे में जानते हैं। ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। तो गोखले विधेयक जो था वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के वहाँ पर से बात की गई थी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है गरीबी, वर्ग व्यवस्था, निरक्षरता, सामाजिक आर्थिक दर्जा। तो ऑप्शन इसमें राइट है, सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत में जो सामाजिक आर्थिक दर्जा है वो जिम्मेदार है। फिर है, सामाजिक विकास किस से अनिवार्यता संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था की मांग, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन, सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कौशलों का विकास। तो सामाजिक विकास किससे अनिवार्यता है? सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन में। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है, अनुमोदन और ईमानदारी है, ये दो जो शब्द हैं वो किससे बेस हैं? देखिए, रचनाएं, संप्रत्यय, बुद्धि के सापेक्ष अंश या मानव त्रुटियां। तो अनुमोदन और ईमानदारी जो है ऑप्शन बी संप्रत्यय इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखेंगे शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का विकास। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन डी नैतिकता का विकास जो है वो शैशवावस्था में नहीं होता है, बल्कि शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और दूसरों पर निर्भर तो इसमें रहते ही हैं जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं। ठीक है। फिर है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो जो विकास, व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं इसमें अधिगम एवं अभिवृद्धि भी देखने को मिलती है। अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, इस बेस पे आंसर जो है वो डी वाला राइट है। अगला है क्वेश्चन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी, चोर भी बना सकता हूँ। तो यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखेंगे दुर्खिम, मैक्डुगल, जेबी वॉटसन या डेवी। तो ये जो राइट आंसर है इसमें ये वॉटसन के द्वारा कहा गया है, जेबी वॉटसन, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि मुझे बच्चे दे दो और मैं उन बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब बेस ये है कि बच्चे को मैं कोई भी रूप दे सकता हूँ, चाहे वो डॉक्टर बने, जज बने, भिखारी या एक फिर चोर भी वो बन सकता है। ठीक है। तो ये कथन है वॉटसन का। अगला है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, कथन है। राइट इसमें ऑप्शन रहेगा हल, गुथरी, जूंग या डिकॉट। तो ऑप्शन डी इसमें राइट है, डेकॉट। ठीक है। फिर है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन देखेंगे टर्मन, बीने, गेट्स या थॉर्नडाइक। राइट आंसर रहने वाला है बीने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बीने हैं। फिर है, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तत्परता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण,
निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें राइट आंसर है निदानात्मक परीक्षण, सी वाला राइट आंसर रहेगा। फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार का अधिगम को कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा अटक गया था एक सवाल पर और उसने कुछ देर सोचा और जब उसे एक युक्ति सूझी तो उसने क्या किया, वो समस्या क्या हो गई, हल हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किस तरह का अधिगम कहेंगे। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकीय अनुबंधन, सूक्त द्वारा अधिगम या श्रेणीबद्ध। तो उसमें राइट आंसर है सी वाला, सूक्त द्वारा अधिगम। ठीक है, फिर है योग्यात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण या तत्परता परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण इसका राइट आंसर है ए वाला, योगात्मक मूल्यांकन हेतु जो परीक्षण होता है वो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले को विशेष आपने ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं वाले जो क्वेश्चन हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो ऑप्शन है मुख्य पाठ्यक्रम, सह संबंधी पाठ्यक्रम, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो गांधीवाद पाठ्यक्रम जो संबंधित नहीं है तो वो सह संबंधी पाठ्यक्रम भी है, उद्योग केंद्रित भी है और क्रिया केंद्रित भी है। तो राइट आंसर इस पे बनेगा मुख्य पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला है विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है, कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना, उत्पादन लागत को घटाना, प्रकृति पर नियंत्रण या दैनिक समस्या समाधान। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, देखिए विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है, कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी होती है वैज्ञानिक, तो उसमें क्या होता है कि जो मानव का मतलब मनुष्य की जो एक तरह से ताकत, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के लिए पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है, छात्र किस नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके पश्चात पुस्तक में ही दिए गए प्रश्नों को जो है शिक्षक क्या करता है, छात्रों को दे देता है हल करने के लिए, और छात्र इस पर कौन से नियम का पालन कर रहे हैं। ऑप्शन है इसमें तत्परता का नियम, पुनर्बलन का नियम, अभ्यास का नियम या निकटता का नियम। तो ये है अभ्यास का नियम। ठीक है, बच्चे उसी पाठ का क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अगला है बुद्धि है एक, तो बुद्धि क्या है, संप्रत्यय, रचना, संप्रव्यय और रचना या रचना से निकलने वाला संप्रव्यय। तो ये है एक संप्रत्यय, बुद्धि क्या है, एक संप्रत्यय है। अगला है आत्मनिर्देशन है, कठोर अनुशासन, विकासात्मक उपादान, आत्मनियंत्रण या शैक्षिक लक्ष्य। तो आत्मनिर्देशन तो आत्मनियंत्रण कहलाया जाता है। ठीक है, अपने आत्मा मतलब खुद को निर्देश देना, वो आत्मनियंत्रण कहलाया जाता है। फिर है स्व अनुशासन सहायता करता है, स्व अनुशासन मतलब खुद को अनुशासन में ढालना। ऑप्शन है चरित्र विकास में, कक्षा प्रबंधन में, पाठ्यक्रम विकास में या शैक्षिक उद्देश्यों में। ठीक है, तो स्व अनुशासन यानी कि व्यक्ति विशेष अपने स्वयं के अनुशासन को अगर फॉलो करता है तो उसका क्या होगा, उसमें चरित्र का विकास होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, जीवन में अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है उपरोक्त दोनों, क्योंकि जो जीवन है उसमें अनुशासन आवश्यक भी होता है और अनुशासन से आप शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो आपके लिए संभव हो जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों इसमें राइट आंसर रहने वाला है। अगला है अवसर वंचित बालकों का संप्रव्यय बहुत निर्बल होता है, क्योंकि वह कक्षा में असफल होता है, वह कक्षा में खामोश बैठते हैं, वह जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों को सामना करते हैं या उनकी योग्यता का जो आकलन है वो कठिन है।
तो अवसर वंचित बालक यानी कि जो अवसर से वंचित हैं ऐसे बालकों का संप्रव्यय बहुत निर्बल होता है। किस कारण से होता है? क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है, जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना वो करते रहते हैं जिसके से वो बार बार अवसर से वंचित रह जाते हैं। अगला है निगनात्मक आगनात्मक पद्धति प्रतिपादित की है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन है प्लेटो ने, वेबर ने, जॉर्ज पेनी ने या टेलर ने। तो निगनात्मक और आगनात्मक जो है वो प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ठीक है। अगला है वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है सतत तथा व्यापक, संचित तथा संतत, दिशात्मक तथा संचित या सतत तथा दिशात्मक। तो इसमें सतत और व्यापक, ये आंसर इसमें राइट रहेगा, ए वाला। ठीक है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है सतत और व्यापक के द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रचलित परीक्षण है? ये है काई स्क्वेयर परीक्षण, टी परीक्षण, एनेवा या एफ परीक्षण। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है आपका ए वाला काई स्क्वेयर परीक्षण। अगला है निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? ऑप्शन है एस फ्रायड, वॉटसन, लाजारूस या जुंग। तो समायोजन प्रस्तावित नहीं किया पूछा है, फिर से नहीं को फोकस करना है। तो समायोजन फ्रायड, वॉटसन और जुंग के द्वारा इसका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है, लेकिन लाजारूस ये तो नाम ही कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहने वाला है। अगला है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ऑप्शन है सचेतन व्यवहार, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तित्व की रक्षा, शील्ड। तो ऑप्शन इसमें डी वाला जो है राइट रहेगा, व्यक्तित्व की रक्षा शील्ड। ठीक है।